तो द लास्ट पेपर ऑफ टुनाइट्स क्लास, ये तीसरा पेपर है हमारा, अक्टूबर नवंबर 2024 P11 1 आवर का पेपर है। ओ लेवल्स कैम्ब्रिज का पेपर है बेटा। टोटल हमारे पास 40 एमसीक्यूज होंगे। मेक श्योर आपके पेपर में 16 पेजेस हो, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर आपके पास मिस या मिस प्रिंटिंग है तो आपने पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। चलो, नाउ द क्रेन लिफ्ट्स हैवी लोड एट स्टडी रेट। ओके, विच यूनिट इज सुटेबल फॉर द आउटपुट पावर। बेटा आउटपुट पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट में या किलो वॉट में। सही है, तो आंसर तो बड़ा सिंपल सा है ये हमारे पास, बी। सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द मास इज करेक्ट। तो मास स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका यूनिट किलोग्राम है। 2a, द बॉब ऑफ द सिंबल पेंडुलम इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल पुल ये होगा। सही है। नाउ by a force that is equal to the weight of the bob. Okay. Which diagram shows the angle between the pendulum and the thread? कौन सा डायग्राम एंगल पेंडुलम और थ्रेड के दरमियान बताएगा? ओके, एंगल बिटवीन द पेंडुलम एंड थ्रेड। ओके तो बेटा ये दोनों इक्वल अमाउंट की फोर्सेस है ना, तो एक फोर्स लग रही है यूं और एक फोर्स लग रही है यूं। तो देखो टिप टू टेल मैंने ज्वाइन किया और रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। सही है बेटा। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, दोनों 90 डिग्रीज पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्डअप कर रहे हैं। सही है, दोनों की साइड्स बराबर हैं। और इन दैट सिनेरियो हमारे पास सिनेरियो क्या होना चाहिए? ये 45 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए। तो देखो 45 डिग्रीज का एंगल हमारे पास, ये 45 डिग्रीज फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, ये भी 45 फॉलो नहीं कर रहा, ये देखो 45 फॉलो कर रहा है। सही है, देख रहे हो किस तरीके से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। एंड ये भी 45 डिग्रीज फॉलो नहीं कर रहा है। सही है, तो मैंने टू द स्केल ये जो वेक्टर गिवन है इन पे टिप टू टेल रूल अप्लाई किया और इनका रिजल्टेंट 45 डिग्रीज निकाल लिया। सही है बेटा। और याद रखो जब भी दो वेक्टर जिनके दोनों इक्वल लेंथ हो, ठीक है, मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर जिनका बराबर हो लेंथ में, तो उनका हाइपोटेन्यूज 45 डिग्रीज पे होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? सी। The student takes 20 minutes to walk from X to Y at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। 20 मिनट लग रहा है एक्स से वाई पे पहुंचने में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। शी टर्न्स 90 डिग्री एट वाई एंड वॉक्स एट a speed of 4 किलोमीटर पर आवर for 15 minutes to reach Z. What is the average speed? ओके, तो बेटा एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ओके, तो पहले एक काम करो, इन दोनों की मदद से टोटल डिस्टेंस निकालो। 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो तो टाइम क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 60, 0.33। ठीक है, आवर्स। तो बेटा ऊपर वाले स्टेटमेंट, ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन से कर देते हैं या ब्लू से कर देते हैं। सही है, तो पर्पल वाली वर्किंग ऊपर की है। तो बेटा यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? सॉरी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है 0.333 आवर्स। तो आवर्स से आवर्स कटेंगे, सिर्फ आंसर क्या आएगा? किलोमीटर में। 3 × 0.333 यानी 0.999 किलोमीटर। सही बेटा। अब ब्लू वाले की बात करो। 90 डिग्रीज पे मूव हो रहा है वो, और उसकी स्पीड अब 4 किलोमीटर पर आ रहा है 15 मिनट्स में। बेटा 15
डिवाइड बाय 60 करो, देखो कितना टाइम आएगा। आई थिंक 0.25 आएगा जी। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, यानी आंसर आएगा 1 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, इस वाले सिनेरियो का डिस्टेंस आ रहा है 0.999, यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। और इसका भी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा हमारे ऊपर, 0.333 आवर्स लगा है, और नीचे यहाँ पे लगा है कितना, 0.25 आवर्स। तो 2/0.333 + 0.25, आंसर बन रहा है बेटा 3.43। 3.43 हमारे पास बन रहा है, विच इज बी। सही है भाई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल था, फिर दोबारा सुनो मैंने क्या किया। बेटा सबसे पहले देखो, मैंने इस टाइम और इस स्पीड से डिस्टेंस निकाला। सही है। देन इस टाइम और इस स्पीड से अगेन डिस्टेंस निकाला। तो बेटा मुझे डिस्टेंस मिल गया, यहाँ का भी 1 किलोमीटर और यहाँ का भी अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस में 1 + 1 किलोमीटर किया। सही है। डिवाइड बाय टोटल टाइम में, यहाँ का टाइम था बेटा हमारे पास 0.33 आवर्स और यहाँ का टाइम था 0.25 आवर्स। तो दोनों के टाइम भी ऐड कर दिए। तो एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, दैट इज हाउ हमने 4.34 किलोमीटर पर आवर निकाला। क्योंकि रफली दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ हो गया, 3.4 हो गया। 4.3 नहीं, 3.4। सही बेटा। तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, आगे भी इस तरह का सवाल है, ऐसे ही डील करिएगा। ना बेटा, द कार इज एट रेस्ट by a red traffic light. When light changes to green, the car starts moving and the graph represents the motion of the car. Car has constant acceleration. इसका मतलब बेटा यहाँ पे वेलोसिटी है, नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ टाइम। बेटा अगर वेलोसिटी होती यहाँ पर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो यूं दिखाई देता। सही है। Which quantity is plotted along x-axis? Distance. And sorry, along y-axis distance and along x-axis time. सही है बेटा। तो आंसर हमारे पास 5 का हो गया सी। ठीक है बेटा। वेलोसिटी अगर होती तो हमारे पास सिनेरियो क्या होता, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स विदाउट एयर रेजिस्टेंस, द पोजीशन ऑफ द इक्वल टाइम इंटरवल इज शोन बाय द सीक्वेंस ऑफ द डॉट्स, विच सीक्वेंस ऑफ द डॉट इज करेक्ट। बेटा एक्सेलरेशन हो रही है ना, तो सीक्वेंस ऑफ द डॉट कौन सी करेक्ट होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बेटा हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिखाई जा रही है हमें, डी में। देखो यहाँ पे शुरू में सेम डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा, फिर करीब करीब आ गया, मतलब पहले दूर दूर है, फिर करीब करीब आ गया, फिर दूर दूर हो गया। यहाँ पे तो सेम डिस्टेंस आ रहा है, ये देख रहे हो। तो यहाँ पे तो बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, यहाँ डिसेलरेट हो रही है। देखो बहुत दूर था, फिर करीब आया, फिर और करीब आ गया, और करीब आ गया, और करीब और करीब। यहाँ पे देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस बड़े चले जा रहा है। सही, ठीक है बेटा। तो अगर आपको याद हो, मैंने एटीपी में टिकर टेप टाइमर की भी ऐसी कोई कहानी आपको बताई थी। सही है। तो डी एक्सेलरेशन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नीचे जाते जाते बढ़ता जा रहा है। Some gas is trapped in a container that is compressed at constant temperature. Which of the property of the cat do not change? Okay. कंप्रेस हुई है गैस, तो पार्टिकल करीब करीब आ गए, पार्टिकल करीब करीब आ गए तो टकराएंगे ज्यादा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा।
मास चेंज नहीं होगा, पहले 100 मॉलिक्यूल थे, कंप्रेस होने के बाद अब भी 100 मॉलिक्यूल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल कोलिजन बढ़ जाएगा। एंड डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो बेटा कंप्रेस हुई है तो वॉल्यूम कम हो गया, तो डेंसिटी बढ़ गई, यानी हमारा आंसर क्या है, बी। कार का वेट है 8000 न्यूटन, मास क्या है, एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी, 8000 डिवाइड बाय 9.8, 816.32, यानी 820 न्यूट के जी। सही बेटा। Lorry is traveling along a straight horizontal road. Okay. The constant driving force on the lorry is 80 kilonewton and the resistive force is 20 kilonewton. Okay. Which row describes the motion of the lorry and the resultant force? Better, constant driving force है 80 kilonewton और resistive force है 20 kilonewton. तो बेटा रिजल्टेंट कितना होगा हमारे पास, 50 माइनस 20 यानी 60 किलो न्यूटन। एंड फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है तो लॉरी क्या कर रही है बेटा, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है तो लॉरी एक्सेलरेट कर रही है। साइक्लिस्ट यूजेस ब्रेक्स ऑन बाइसाइकिल, द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम काइनेटिक स्टोर टू द थर्मल स्टोर, व्हाट कॉजेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्या चीज हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करवा रही है बेटा, थर्मल का ताल्लुक तो फ्रिक्शन से होता है। सही है, तो ए। फर्स्ट 10 एमसीक्यूज आर डन, जल्दी से इन्हें इंक आउट करते हैं बेटा। बी ए, सी बी, सी, डी बी बी एंड ए ए। चलें बेटा, अब हमसे डिस्कस हो रहा है द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग is measured as load stretching the, sorry, the extension of the spring is measured as the load stretching it is increased। जो लोड इसे स्ट्रेच कर रहा है वो स्ट्रेच लोड बढ़ाए जा रहे हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग वर्सेस लोड का ग्राफ दिखाया हुआ है। बेटा कौन सा पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वो पॉइंट जहां से आपकी ग्राफ की स्ट्रेट पाथ चेंज हो रहा हो, वो पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। मतलब जहां वो पॉइंट जहां पे लास्ट आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हो, तो बी पे स्ट्रेट लाइन लास्ट फॉलो कर रहा है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो बी इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ, विच डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सैटेलाइट कॉजिंग द सर्कुलर मोशन। तो बेटा कहाँ पे फोर्स होती है हमेशा, अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो बेटा फोर्स किधर होगी, टुवर्ड्स द अर्थ। सही है बेटा, तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म बीम का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेंटर। मतलब अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर की रॉड है तो 1.5 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ओके,
बैलेंस बाय 3 वेट्स। ओके बेटा, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x+5, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, 4 से पिवट तक का फासला। सही है। देन ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, 5, 4 से पिवट तक का फासला। और ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहा है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर, 4 से पिवट तक का फासला। बोला एक्स निकालो। चलो, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास है 2, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x+5। दूसरा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बेटा 3 × 5, एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है हमारे पास, वैसे वैल्यू उल्टी लिख दें, अब सही है, एंड 2 × 30। सही है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 × x 2x, 2 × 5 10, और 3 × 5 15, और 2 × 30 60। तो 2x ऐसे ही रहा, एंड 10 + 15 क्या हो जाएगा, 25। तो 2x 60 - 25, 2x हो जाएगा बेटा हमारे पास 35, x हो जाएगा 35/2, यानी x हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, 17.5, 13 A। सही बेटा। तो सिंपल, हमने यहाँ पे भी बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, क्योंकि उसने बोला था कि बैलेंस हुआ है। सही है। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, 4 से पिवट तक का फासला, यानी x+5। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 5, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 30। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाला। सही बेटा। द पीस ऑफ द कार्ड of uniform thickness and density suspended freely from the horizontal plane. The diagram shows the card at rest. Which cross is the center of gravity? बेटा ऐसे सवालात में आपने क्या करना है, अपने बॉडी को 2 पीसेस में बाइसेक्ट करना है। अब देखो, ऊपर ज्यादा मैस है, नीचे ज्यादा मैस है, नीचे ज्यादा मैस है। तो जहां ज्यादा मैस होगा वहां हमारे पास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉर्नर पे नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉर्नर पे नहीं होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सी पर। सही बेटा। फिर दोबारा सुनो, मैंने क्या तरीकेकार बताया। इस तरह के सिनेरियोज में आपने अपनी बॉडी को बाइसेक्ट करना है, हाफ से कट करना है। ऊपर कम मैस है, नीचे ज्यादा मैस है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा। कॉर्नर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, तो हमने चूज किया भाई सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Trolley X of mass 2 kg moves towards right at 2 meter per second. Trolley Y of mass 1 kg moves towards left at 1 meter per second. बेटा राइट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट को नेगेटिव डायरेक्शन। The trolleys collide and stick together. The collision takes time of 0.2 seconds. What is the average force exerted on trolley X and trolley Y during collision? अच्छा भाई, ट्रॉली एक्स एंड ट्रॉली वाई ने एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन क्या लगाई है। ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम इस तरीके से कि चेंज इन मोमेंटम देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, they collide and stick together. Okay, the collision takes time of 0.2 seconds. What is the average force? एवरेज फोर्स का फॉर्मूला वैसे हमारे पास होता है सिग्मा एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी।
सही है। लेट मी सी क्या आंसर बनता है इसका। ओके, तो द ट्रॉली कोलाइड, एक काम करो, आप एक काम ये करो कि आप, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2, बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों स्टिक हो गए हैं और फाइनल वेलोसिटी होगी B। ओके, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 2 × 2 माइनस मास y का है 1 और स्पीड है 1, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। M1 प्लस M2 U2, तो ये माइनस की वजह से, डायरेक्शन ऑपोजिट की वजह से माइनस आ गया। सही है। और यहाँ पे 2 + 1 वी, ये आ गया। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं। 4 - 1 = 3 V, तो 3/3 = V। V कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 1 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा। ये तो मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाली है, दोनों मैसेज जो आपस में स्टिक हो गए। अभी वापस समझाऊंगा मैं। सही है। अब मैं निकाल रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम। बॉडी ए से निकालो, बॉडी बी से निकालो, इट्स अप टू यू। अच्छा, बॉडी बी से निकालने का कोई तुक बनेगा नहीं, बॉडी ए से निकालते हैं। तो बेटा चेंज इन, रिजल्टेंट फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सही है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही है। अब आंसर आया प्लस में, इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट राइट पे ही मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन। सही है। आंसर आया किसमें, प्लस में, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, राइट पर ही मूव कर रहा है। तो m है हमारे पास, ऑब्जेक्ट x के मुताबिक निकाल रहा हूं बेटा मैं। m है हमारे पास 2, पहले वेलोसिटी थी 2, अब वेलोसिटी है बेटा हमारे पास कितनी, 1। तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से माइनस आया, अपॉन टाइम टेकन क्या है, 0.2। तो 2/0.2 आंसर क्या आएगा बेटा, 10 न्यूटन। बड़ा घुमा फिराना वाला सवाल था। तो अब मैं आपको इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं क्या किया बेटा। देखो, मुझे निकालना था बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम, बॉडी एक्स का चेंज इन मोमेंटम, या फिर बॉडी वाई का चेंज इन मोमेंटम। सही है। तो मैंने चूज किया कि मैं बॉडी वाई का चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा। तो बेटा अगर मैं बॉडी वाई का चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मुझे बॉडी वाई की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब जो हमें बताया गया है आफ्टर कोलिजन दोनों मैथ स्टिक हो गए, तो हमें दोनों मैसेज की वेलोसिटी तो पता नहीं थी। तो मैंने क्या लगाया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है, जब स्टिक हो जाते हैं तो M1 प्लस M2 ऐड हो जाते हैं और एक ही वेलोसिटी से दोनों मूव करते हैं। तो M1 है 2, U1 है 2, मैंने बोला लेफ्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे बेटा। M1 है 1 और U2 है, M2 है 1 और U2 है -1, तो माइनस बाहर लिख दिया। तो इसका आंसर 4 आया, इसका आंसर 1 आया, और 2 + 1 3, V ऐसे ही रखा। तो यहाँ से V आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया विदाउट साइन यानी पॉजिटिव, तो हमारा टूवर्ड्स राइट, दोनों की ज्वाइंट, जो दोनों ज्वाइन हो गए हैं वो भी राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसकी मदद से मैंने x का चेंज इन मोमेंटम निकाला। तो x का चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। x का मास है 2, बेटा x की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी 2 एंड आफ्टर 1, एंड टाइम टेकन कितना है बेटा, 0.2। वैल्यूज पुट की आंसर निकाला। सही बेटा। यही काम आप y से भी कर सकते थे, y से भी आंसर सेम आता अगर मैं y के मुताबिक चलता। ठीक है बेटा। चलो, थोड़ा टेक्निकल सवाल था इसलिए मैंने 2 मरतबा डिटेल में बता दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग एट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, 10 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बेटा। व्हाट इज द स्पीड। ओके, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ½ mv²। तो v² क्या हो जाएगा, 2 E K अपॉन एम।
स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देंगे, यानी v क्या हो जाएगा, √2 10/5। टू आंसर आ रहा, 16C। A wind up radio is used in an area where mains electricity is not available. Okay. Person who A person winds spring in the radio using the handle। बेटा ये जो हैंडल है, इस हैंडल को घुमा के इसे वाइंड किया जाएगा। When the spring unwinds, it makes कॉयल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब स्प्रिंग अनवाइंड होगा तो बेटा कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। विच एनर्जी ट्रांसफर नॉट यूजफुल फॉर दिस रेडियो। कौन सा एनर्जी ट्रांसफर इस रेडियो के लिए यूजफुल नहीं है? सही बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी तो जरूरी है, क्योंकि जब स्प्रिंग अनवाइंड होगा तो वो घूमेगा, तो ये तो जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। केमिकल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपकी बॉडी में जो खाना आपने खाया है उसमें केमिकल एनर्जी की वजह से ही तो आप बाइंड कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है। काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी, जब कॉइल रोटेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उससे रेडियो चलेगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो बी पॉसिबल नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांसफर इन अ फिलामेंट इज a rate of 60 watt। The lamp waste energy at a rate of 46 watt। What is the useful energy? एफिशिएंसी पूछ रहा है बेटा। तो पावर इनपुट, ये वैसा ही सवाल है जैसा अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले किया था बेटा। ये इनपुट इनपुट पावर है, और ये पावर वेस्ट है या पावर लॉस्ट है। पावर आउटपुट क्या होगी, पावर इनपुट माइनस पावर लॉस्ट। 60 माइनस 46 यानी 40। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, यानी 14/60। 18B। Liquid in a cylinder, the diameter of the base of the cylinder is d। Okay, the mass of the liquid is m and depth is h। Which expression gives the pressure due to liquid at the bottom? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। सही है भाई। तो ρgh, ओके। डायमीटर हमें गिवन है, डेप्थ हमें गिवन है। सही है। तो बेटा जो हमारे पास सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर की जो नीचे की बेस होती है उसका एरिया क्या होता है, सर्कुलर शेप का एरिया होता है। तो सर्कुलर शेप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सही है बेटा। तो पाई आर स्क्वायर के मुताबिक हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, देखते हैं। डायमीटर की फॉर्म में पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई d²/4। तो ये एरिया आ गया। सही है। फिर दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, जो सिलेंडर है उसका नीचे से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर शेप का है। तो सर्कुलर शेप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है, d/2। स्क्वायर लगा दिया, पाई d²/4 एरिया हो गया। नाउ इस फॉर्मूला को अगर मैं इक्वेट करूं तो डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, और जी एच ऐसे ही रहेगा बेटा, एम जी एच ऐसे ही रहा। और बेटा वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, एरिया इनटू डेप्थ। सही है। वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेप्थ। तो बेटा एच से एच कट जाएगा, एंड एम जी ऐसे ही रहा। और एरिया की जगह क्या आ गया, पाई d²/4। जिसे और मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो 4mg/पाई d² आ जाएगा। सही है, 4mg/पाई d²। एक मरतबा फिर सुनो,
बेटा सबसे पहले मैंने बोला इसकी जो बेस है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया की होगी, सही है, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने डी अपॉन टू किया, होल स्क्वायर लगाया, तो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 हो गया। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड होता है रो जी एच, रो की जगह हमने एम ओवर वी कर दिया, जी एच ऐसे ही रखा। नाउ एम ऐसे ही रखा, जी एच ऐसे ही रखा, वॉल्यूम हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट इनटू डेप्थ, तो डेप्थ से डेप्थ कैंसिल हो गई, एंड एम जी ऐसे रहा, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर ओवर 4 कर दिया, सही है बेटा। एंड जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 4 mgh अपॉन पाई डी स्क्वायर, सही है बेटा। 19। क्वेश्चन नंबर 30, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है द डायग्राम शो द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इज दिस, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा रो प्रेशर होगा हमारे पास कितना, रो जी एच, बैरोमीटर है ना ये, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी है ये, अर्थ की ग्रेविटी है 9.8, और डेप्थ क्या है बेटा, फ्रॉम द लेवल ऑफ द मर्करी टिल द मर्करी राइजेस, ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 760 डिवाइड बाय 1000 करोगे 0.76 होगा, 1.4 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.76, बेटा आ रहा है 104272, ठीक है। इसे हम 104.272 एक्सपोनेंट 3 भी लिख सकते हैं, एंड 104 एक्सपोनेंट 3 होगा किलो पास्कल, सी आंसर है, सही बेटा। तो इस तरह हमारे 20 एमसीक्यूज हो गए, 11 टिल 20 इंक आउट कर देते हैं। थोड़े से 2 से 3 टेक्निकल सवाल आए थे यहाँ पे, बट वी मैनेज टू सॉल्व देम। 11 बी, 12 डी, एसी, बीसीबी, बीसीसी। हाफ द पेपर इज लेफ्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एयर at atmospheric pressure and room temperature is trapped in the insulated container by a frictionless piston of negligible weight. The air is compressed by placing mass on the top of the piston. सही है। Mass of 1 kilogram is placed on the piston and volume of the trapped air decreases from this to this. Okay, which statement is correct? 1 किलो का मास रखा है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम कम हो गया, 90 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। Okay, which statement is correct? Adding 1 kilogram mass decreases the volume of air by less than 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, सही है। तो अगर हमने 1 किलोग्राम मैस और बढ़ा दिया, मतलब टोटल यहाँ पे 2 किलोग्राम मैस हो गया, सही है, तो हमारा वॉल्यूम कम हो गया, 90 से 80 नहीं होगा, सही है, हमारा वॉल्यूम कम होके 90 से 80 नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो नीचे वाली गैस पिस्टन पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट एग्जैक्टली 10, वॉल्यूम का डिक्रीमेंट एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर पिस्टन मैं 2 किलो करता हूं यहाँ पे मैथ, तो पिस्टन एग्जैक्टली हाफ जितना पहले आ रहा था, जैसे 1 किलोग्राम में आप 100 से 90 पे गए हो, 2 किलोग्राम पे 90 से आप 80 पे नहीं जाओगे, लेट से आप 90 से जाओगे 80, 84 पे, या 82 पे, या 81 पे, एग्जैक्ट 10 नहीं जाओगे, क्योंकि जितना वॉल्यूम कम हो रहा है उतना अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर गैस की कंप्रेशन को सेम अमाउंट से अलाउ नहीं करेगा, सही बेटा। तो दिस मेक्स सेंस।
एडिंग एडिशनल 9 kg mass reduces the volume of air to zero. नहीं बेटा, वॉल्यूम reduces to zero. गैस की वॉल्यूम जीरो ना आसान काम थोड़ी है. The pressure of the trapped air is less than atmospheric pressure when the volume is 90 centimeter cube. नहीं बेटा, ट्रैप्ड गैस का वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना. आपने एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है, ऊपर से गैस भी प्रेशर लगा रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं होगा. टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेस एज 1 kg mass is added. यहाँ पे टेम्परेचर की बात ही नहीं की. सही है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात ही नहीं की है, तो हम टेम्परेचर के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे. हम वॉल्यूम और प्रेशर की, वॉल्यूम और मास की बात हो रही है तो इनके ऊपर ही कमेंट करेंगे. तो बेटा इन तमाम सूरत हाल के मुताबिक ए इज द करेक्ट आंसर. एक मरतबा फिर बता दूं बेटा, मैंने 1 kg मास अटैच किया, वॉल्यूम 100 से 90 हो गई. अगला 1 kg मैच अटैच करूंगा, यानी टोटल 2 kg मैथ अटैच करूंगा, तो वॉल्यूम 90 से 80 नहीं जाएगी, थोड़ा कम अमाउंट डिक्रीज होगी. मतलब 90 से लेट से वो 82 जा सकती है, 84 जा सकती है, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं जाएगी, कम हो नहीं होगी. नाउ सब्सटेंस हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 डिग्रीज. ओके, मतलब 17 डिग्रीज पे वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1117 डिग्री सेल्सियस, यानी बेटा वो 116 डिग्री तक लिक्विड होगा. इसका मतलब -17 से 116 डिग्री तक वो क्या है, लिक्विड है. तो दोबारा सुनो, 17 डिग्री जैसे ही अप्रोच होगा टेम्परेचर, सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड बन जाएगा. सही है, यानी -16 पे भी लिक्विड होगा, -15 पे भी लिक्विड होगा, -13 पे भी लिक्विड होगा. सही है, -17, -16 इज हॉटर देन -17, तो लिक्विड होगा. एंड 117 पे गैस बन जाएगा, यानी 116 तक लिक्विड होगा. तो मैंने एक रेंज बना ली कि -17 से 116 तक ये क्या है बेटा, हमारे पास लिक्विड है. तो -10, -17 से 116 के दरमियान आ रहा है, लिक्विड होगा. 110, -17 से 116 के दरमियान आ रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा. सही है. Thermal energy supplied to a constant rate to a fixed mass of a substance that is initially solid. The graph shows how the temperature of the fixed mass of a substance varies with time. In which section of the graph does the substance absorb latent heat? कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ में सब्सटेंस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है? बेटा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ रहा है बेटा, एक्स में एंड जी में. सी आंसर है. सही बेटा, लेटेंट हीट बात करती है स्टेट चेंज, और स्टेट चेंज पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी एक्स और जी. अ पीस ऑफ द पेपर टॉर्न आउट ऑफ एक्सरसाइज बुक. क्या बोल रहे हैं, एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, द स्पेस बिटवीन देम डिक्रीजेस एंड दे मूव डाउनवर्ड्स. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है बेटा, तो टेम्परेचर कम हो रहा है. सही है. द स्पेस बिटवीन द देम डिक्रीजेस एंड दे मूव डाउनवर्ड, यानी लिक्विड बीइंग कूल्ड, आई गेस लिक्विड बीइंग कूल्ड. ठीक है, दे मूव डाउनवर्ड ना, तो डाउनवर्ड कौन मूव करता है बेटा, कन्वेक्शन में डेंसर कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे जाते हैं, तो लिक्विड बीइंग कूल्ड, लिक्विड बीइंग कूल्ड. एक मरतबा फिर तो सुनो मैंने इसको किस तरह डिकोड किया. एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो टेम्परेचर, मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का ताल्लुक होता है, टेम्परेचर कम होगा तो स्पेसेस कम हो रही हैं, एंड दे मूव डाउनवर्ड. तो दे मूव डाउनवर्ड से मुझे समझ में आया कि भाई कोल्ड मॉलिक्यूल सिंक हो रहे हैं. सही है, तो कोल्ड मॉलिक्यूल सिंक हो रहे हैं, तो लिक्विड बीइंग कूल्ड, इसका मतलब कि कन्वेक्शन है. ठीक है बेटा, चलो. रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम ग्लास टू एयर, which arrow shows the direction of ray? ग्लास टू एयर, बेटा ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, ए तो नहीं हो सकता,
ए तो हमारे नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नहीं हो सकता। तो ग्लास से एयर में आ रही है ना लाइट, स्पीड अप होगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, डी ही बचा। ठीक है बेटा, ये देखो, लाइट यूं तो जा नहीं सकती, ये तो नॉर्मल की डायरेक्शन है। लाइट यूं जाएगी नहीं, ये तो नॉर्मल के करीब आ गई। लाइट यूं जाएगी नहीं, ये तो पैरेलल टू द नॉर्मल ही पॉसिबल होता है। लाइट स्पीड्स अप एंड ये नॉर्मल है तो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है, स्टूडेंट 25 डी। Short-sighted student looks at a distant object. The which row shows the position of the image in a short-sighted eye and type of lens used to correct short-sightedness. बेटा इमेज कहाँ पर होती है? इमेज हमारे पास बनती है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ रेटिना। सही है, और डाइवर्जिंग लेंस इसको करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि कैसी इमेज थी शॉर्ट साइटेड आएगी। ठीक है, इस तरह होती। चलो, which statement student makes four statement about infrared? They can be seen by human, no. They travel 330 मीटर पर सेकंड, साउंड थोड़ी है। They are transverse, yes. They are using intruder alarm, yes. तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या है? 1, 3 and 4 आर करेक्ट, तो 27 डी। What are longitudinal waves? Sound wave in water, yes. Ultraviolet, no. ट्रांसफर है, वाटर रेपल ट्रांसफर से होती हैं, एक्सरे भी ट्रांसफर होती हैं, तो 28 है। Person hears echo after sound hits the solid space. What causes echo? Reflection. Simple. Plastic strip is rubbed with a cloth. Plastic becomes negatively charged. तो बेटा क्लॉथ क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अर्थ टू द प्लास्टिक, नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लॉथ टू द प्लास्टिक, यस। इलेक्ट्रॉन क्लॉथ से प्लास्टिक पे आ गए तो प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लास्टिक टू द आउटर साइड ऑफ द प्लास्टिक, नो। प्रोटॉन्स तो ट्रांसफर ही नहीं होते बेटा, 30 बी। तो वी आर डन विद 10 मोर एमसीक्यूज, लेट्स इंक देम आउट एंड फिर आज की क्लास का लास्ट काम करते हैं। AC, CB, DAD, ACB, and let's move towards the last target of our tonight's class. Once again हमारे good notes is not behaving as good note. चलो, question number 31. Two parallel conducting plates are charged. The charge on the upper plate is positive and lower plate is equal but negative. Okay. Which diagram shows the pattern in the direction of electric field? ए और बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है डायरेक्शन। सही है, तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, सी। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। Which quantity is defined as the electrical work done by source in moving unit charge round the complete circuit? Round the complete circuit, ये EMF की बात हो रही है बेटा, 32C। सही है, राउंड द कंप्लीट सर्किट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 4 1.5 volt cells are connected in series.
ओके बेटा, ये देखो, जो तीन मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ दे आर ओके, ये सेम ओरिएंटेशन में अटैच्ड है। लेकिन जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये उल्टा अटैच्ड है। सही है बेटा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। सही है। यानी ओवरऑल हमारे पास 3 वोल्ट वोल्टेज होगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 वोल्ट। सही बेटा। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को फेस कर रहा है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट आएगा। चलो, two resistors are connected in series with the battery. Okay. The readings on 3 volt meters are VO, V1 and V2. And currents are IO, I1 and I2. बेटा, क्या रिलेशन होगा, VO बराबर होगा V1 प्लस V2 के। ठीक है। एंड IO, ये देखो पूरा सीरीज सर्किट है। ठीक है। तो सीरीज सर्किट में हर तरफ करंट सेम रहता है। तो IO बराबर होगा I1 बराबर होगा I2 के। तीनों करंट हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सर्किट सीरीज है। ठीक है बेटा। तो आईओ बराबर है किसके, I1 के भी, I2 के भी। सही है। एंड VO किसके बराबर है बेटा, V1 प्लस V2 के। तो आंसर हमारे पास क्या बनता है, बी। ठीक है बेटा। VO V1 प्लस V2 के बराबर क्यों है, ये देखो, VO का कुछ पार्ट यहाँ पेयर हो रहा है V1, कुछ पार्ट यहाँ पेयर हो रहा है V2। तो VO बराबर है V1 प्लस V2 के, और सीरीज सर्किट है, हर तरफ करंट सेम होगा, तो IO बराबर है I1 प्लस I2, I1 इक्वल टू I2। करंट in home computer varies from zero point 0.4 to 1.2 ampere when the computer is connected to the main supply. What is the most suitable fuse rating to protect the computer? Most suitable fuse rating हमारे पास क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम करंट क्या है, 1.2, इससे जरा सा बड़ा। तो इससे जरा सा बड़ा कौन है बेटा, 1.5। सही है। मैक्सिमम करंट जो हमें रिक्वायर्ड है उससे जरा सा बड़ा फ्यूज चाहिए होता है, 36। ओके बेटा, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ द पैटर्न एंड द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field due to the current in a straight wire. 1, 2, 3 are three of their answers. The student do not know the direction of the current. Direction of the current नहीं पता है student को. Which diagram possible shows possible pattern and direction of the magnetic field due to current in the wire. Okay, straight current carrying wire carrying direct current. एक मिनट रुकिए बेटा, स्टूडेंट द पैटर्न बताया हुआ है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बताया हुआ है, डायग्राम 1, 2, 3 आर देयर आंसर्स। ओके, स्टूडेंट डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा जी, ये सही है, वन सही है, क्योंकि देखो वन में दोनों की डायरेक्शन सेम है। सही है, वन सही है। और ये अगर मैं मैक्सवेल राइट एंड ग्रिप रूल के मुताबिक देखूं, तो ये बेटा हमारे पास आउटवर्ड करंट है। सही है, साथ में करंट की डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड। सही है। ये गलत है, ऊपर और नीचे डायरेक्शन डिफरेंट कैसे हो सकती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे जा रही है 3 में, यूं। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास सही है। सही है बेटा। तो 1 and 3 आर करेक्ट। सही है बेटा। 2 में एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरी तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एक ही वायर में दो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो सकती हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। सही है बेटा। Which row identifies the positive and negative particles in the atom? तो पॉजिटिव पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, नेगेटिव पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। 37A। Nuclide notation of the element Q is this.
What is the total number of protons, neutrons and electrons in the neutral atom? What is the total number of proton, comma, neutron and electron in the neutral atom? ओके, प्रोटॉन कितने हैं बेटा? जी। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, सही है। देन प्रोटॉन कितने हैं? जी। एंड न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा हमारे पास? आर माइनस जी। सही बेटा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों मांगे हैं। तो टोटल फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? जी प्लस जी, 2 जी माइनस जी प्लस आर। सही है बेटा। तो क्या हो जाएगा? जी प्लस आर, एंड जी प्लस आर के मुताबिक 38 सी आंसर है। सही है। फिर दोबारा सुनो हमने कैसे किया बेटा। हमसे बोला है टोटल नंबर बताओ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के। तो भाई प्रोटॉन जी है, नीचे लिखे हुए होते हैं, और न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन जी। एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे? आर माइनस जी। तो एक जी से एक जी कटा, इसको इस तरह कर लो, चलो आसान कर लो, एक जी से एक जी कटा, बचा क्या हमारे पास? जी प्लस आर। ठीक है। 39, विच लिस्ट शो द planets in order of increasing distance from the sun? क्या बताया था बेटा हमारे पास? my very my very educated mother just served us nuts. सही है बेटा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सही है बेटा। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेपट्यून इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस हो गया। तो 39 सी। Okay, the student spills ink on the page on the textbook that defines redshift. The ink covers the three important words 1, 2, 3. Redshift is dash in the observed dash of electromagnetic radiation from dash galaxies and stars. Increase in wavelength, beta, increase in wavelength emitted from the receding star, जो स्टार हमसे दूर जा रहा है, तो सी। सही बेटा। यहाँ पे इंक्रीज आ गया, यहाँ पे वेवलेंथ आ गया, और यहाँ पे रिसीडिंग स्टार आ गया। सही बेटा। एंड जल्दी से इसे इंक आउट करते हैं, फिर क्विकली Q&A करते हैं, देन कंक्लूड करते हैं। कल हमारी, हम अपने बच्चों को पिकनिक पे भी लेके जा रहे हैं, तो हालत तो टेट हो गई भाई। सी। सही है। सी, CBC, CBC, देन BACC, BACC and the BC. Now we are done with all the क्वेश्चंस। 3 पेपर का टारगेट था, एंड विद इन टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्या बात है भाई, प्रॉपर हम लोगों ने Q&A के साथ ही कंप्लीट किया है। तो 3 पेपर विद इन 3 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो देख लें, हम इन टाइम Q&A समझाने के साथ कंप्लीट हो रहा है। सही है भाई। ओपनिंग द चैट बॉक्स, किसी को कोई सवाल है तो कर सकते हो। कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन 20? जी सबा समझाता हूँ। सबा, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा, लिक्विड की प्रेशर निकालना है ना, रो जी एच। सही है। डेंसिटी ऑफ मर्करी पता है, ग्रेविटी पता है, और जो डेप्थ है वो क्या होगी? फ्रॉम द लेवल ऑफ द मर्करी टिल द मर्करी राइजेस, यानी ये वाली डेप्थ हम यूज करेंगे। सही है सब। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये 104321
272 था, जिसे हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर किलो में मांग रहा था, इसलिए। कैन यू एक्सप्लेन 3 एंड 19? पहले 19 समझो। कबीर, कबीर 19 में हमसे बोला गया है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का बॉटम सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है कबीर? पाई आर स्क्वायर। आर होता है d/2, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? d/2 का होल स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो पाई d²/4। देन मैंने फॉर्मूला लगाया लिक्विड के प्रेशर का, P इक्वल्स टू रो जी एच। सही है कबीर? रो की जगह मैथ और वॉल्यूम लिख दिया, जी एच ऐसे ही रखा, मैथ ऐसे रखा, जी एच ऐसे ही रखा, और वॉल्यूम की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेप्थ रख दिया, जिसमें हमने डेप्थ से डेप्थ कैंसिल आउट कर दी, तो mg/a बचा। ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, πd²/4, सिंप्लीफाई करके 4mg/πd² आ गया कबीर। ठीक है, एंड अब क्वेश्चन 3 समझ लो। क्वेश्चन 3 में कबीर मैंने आपको बताया ये है हमारे पास क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, टू साइड इक्वल है, तो ये कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो 45 डिग्रीज पर होता है। ये मैंने आपको एक स्केल डायग्राम बनाकर भी दिखा दिया कबीर। ठीक है बेटा, तो कबीर आपके सवाल हो गए। आमना 7 एंड 8। आमना 7 तो सिंपल है यार, गैस को ट्रैप किया गया है, कंप्रेस किया जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोला है कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो बेटा क्या होगा? डेंसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी। पार्टिकल करीब करीब आएंगे, टकराएंगे ज्यादा, प्रेशर बढ़ेगा। मैथ नहीं बदलेगा, पहले 100 पार्टिकल थे, अब भी 100 पार्टिकल है, तो मैथ वही रहेगा। सही है आमना? 8 में तो बहुत ही सिंपल है। 8 एम इक्वल्स टू W/G का फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। सर एक्सेलेरेशन वाला समझा दें, वो समझ नहीं आ रहा। पहले जब मटेरियल फॉल कर रहा था तो स्पीड शुड इंक्रीज ना सर। बेटा कौन सा एक्सेलेरेशन वाला? काइंडली स्पेसिफाई द क्वेश्चन नंबर। ये वाला बोल रहे हो? है आमना? तो इसमें देखो ना, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे करीब करीब है, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन हो रही है। इसलिए मैंने डी सेलेक्ट किया था आमना। ठीक है बेटा, क्लियर? परफेक्ट। किसी और को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वी कैन कंक्लूड द क्लास। हमारी अब सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप जो है वो 29th को होगा। क्वेश्चन 3, 9, 10, 13, 15, 27, 38। अब क्या हो गया भाई समावी? क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, समावी 3 में मैंने आपको बताया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो टिप टू टेल रूल के थ्रू ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल हमेशा जो रिजल्टेड होता है 45 डिग्रीज पर होता है, वो मैंने आपको इस तरह हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करके देख लिया। 9 पे चलो। 9 में भी सिंपल है बेटा, 80 न्यूटन टूवर्ड्स राइट है, 20 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट है, रिजल्टेंट आ रहा है 60 किलो न्यूटन, और रिजल्टेंट हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, यानी फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेट करेगा। सही है बेटा? 10, ब्रेकिंग का ताल्लुक थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन से है। सही है, तो 10 का आंसर सिंपल ये है। 13 की तरफ चलो। 13 में बेटा हमने सिंपल वही वाली बात, प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई किया है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या होता है? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मैंने आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए तीनों मोमेंट का कलर डिफरेंट रखा है। तो बेटा इसका पर्पल है एंटी क्लॉकवाइज, 4 से पिवट तक का फासला क्या होगा? x + 5, ये रहा x प्लस
5। सही है। इसका क्या होगा? 3 का 5 और इसका क्या होगा? 2 का 30। वैल्यूज पुट की, सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो की, सिंप्लीफाई किया। सही है। 15। 15 थोड़ा टेक्निकल था। 15 में बेटा हमने सबसे पहले क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि जब आपस में स्टिक हो जाते हैं ना तो m1 प्लस m2 करते हैं हम, और दोनों स्टिक हो गए तो सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो एक ही स्पीड होती है v। तो इससे मैंने v निकाली। अब v निकालने के बाद मुझे x की बिफोर कोलिजन मोमेंटम पता है और v की मदद से x का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम पता चल गया, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम किया तो फोर्स आ गई। ये चीज आप y के साथ भी निकाल सकते थे। कैसे बेटा? मैं अगर y के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता तो सिग्मा एफ होता डेल्टा पी अपॉन टी। y का बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था बेटा? 1 × 1, एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है बेटा? मास 1 है, वेलोसिटी भी 1 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में था बेटा, तो ये भी माइनस में आ रहा है अपॉन 0.2। तो -2 डिवाइड बाय 0.2, अभी भी देखो आंसर क्या आ रहा है? 10 न्यूटन। सही है समावी। तो y के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास आंसर 10 न्यूटन ही आ रहा है। देन आप बोल रहे हो 27। 27 भी सिंपल है बेटा। इंफ्रारेड कहाँ इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड के बारे में क्या चीजें सेम है? इंट्रूडर अलार्म, फायर अलार्म, रिमोट कंट्रोल्स, एंड ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है। 38। पहले आप पूछो 34 का सी नहीं होना चाहिए। देखते हैं भाई। 34 का सी नहीं होना चाहिए क्योंकि बेटा देखो, ये सीरीज सर्किट है बेटा। बेटा ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में तो हर तरफ करंट सेम होता है ना, तो सी कैसे हो सकता है? सम ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है। I1, I2, I0 तीनों बराबर होंगे। सही है। अब समावी 38 पे आपके फाइनल क्वेश्चन पे जा रहा हूं। 38 में ये वाली वर्किंग है बेटा, प्रोटॉन Zm, और न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? Z। एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा? R - Z। तो Z से Z कटा, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ Z+R। ठीक है समावी। कोई भी सवाल अगर समझ नहीं आया है उसका जवाब रेज योर हैंड, मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द क्लास। परफेक्ट। कूल। तो इंशाल्लाह आप लोगों से 29 को मुलाकात होगी, विच इज आई गेस थर्सडे। तो वो हमारा सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप है पेपर 1 का। 31 तक हमारी वर्कशॉप चलेंगी, उसके बाद वी विल बी कंक्लूडिंग आवर सेशन। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं आप लोगों के जनरल एमसीक्यूज जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उन्हें एंटरटेन करूंगा, बट उसके बाद क्लास नहीं होगी हमारी। सही बेटा। तो 4 सेशन है, पहला सेशन आज हो गया, 3 सेशन और है। चलो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।